फ्रेंड्स, राम राम। आज का टॉपिक है व्यय, हानि, आय तथा वृद्धि। व्यय को एक्सपेंस इंग्लिश में कहा जाता है, हानि को लॉस, आय को इनकम तथा वृद्धि को गेन्स। ये सब एक सामान्य सा शब्द है जो कि हम व्यवहारिक अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम लोग सुनते ही रहते हैं। व्यय, हानि तथा आय के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक्स और डिस्कस कर लेते हैं। और वो बेसिक्स ये है कि एक बिजनेस होता है। बिजनेस जो होता है वो कुछ खर्च करता है। हर एक बिजनेस खर्च करता है, क्योंकि बिना खर्च के बिजनेस को ऑपरेट करना संभव ही नहीं है। बिजनेस किस संदर्भ में खर्च करता है ये बात जानना जरूरी है। एक बिजनेस यानी एंटिटी जो है, इकाई जो है, कोई संपत्ति जो एसेट्स है, कोई माल यानी गुड्स और सर्विस, इन्हीं तीनों चीज़ों पर खर्चा करता है। कह रहा है कि संपत्ति, माल व सेवा को प्राप्त करने में किया गया भुगतान। भुगतान मतलब कि हमने क्या किया, इसे परचेज किया तो हम पे किए होंगे, तो या कैश या बैंक से मेरा बैलेंस कम हो गया होगा। या उत्पन्न एक दायित्व। दायित्व कब उत्पन्न होता है, जबकि ये संपत्ति, माल या सेवा को हम क्या करेंगे, उधार खरीदेंगे, क्रेडिट, उधार, या इसका इंग्लिश वर्ड है, जब ये क्रेडिट पे परचेज होगा, उधार पे खरीद होगा, तो हम दायित्व उत्पन्न होगा, तो उससे हम कहते हैं खर्च कहते हैं। जैसे एक बिल्डिंग परचेज किया आपने, तो बिल्डिंग का अगर कैश पेमेंट किया, कैश का मतलब बैंक समझिए, अगर बिल्डिंग के परचेज को हमने बैंक से चेक से पे किया तो बैंक बैलेंस गया। अगर बिल्डिंग हमने क्रेडिट परचेज कर लिया, उधार खरीद लिया है, तो वो कहलाएगा लायबिलिटी, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो बिल्डिंग का जो पेबल अमाउंट है वो देना पड़ेगा। तो तीन बातें हैं, एक संपत्ति एसेट्स, गुड्स और सर्विस को जब हम बाई करते हैं, एंटिटी बाई करता है, तो वो या तो वो कैश पेमेंट पे कर सकता है तुरंत का, या वो उधार पे खरीद सकता है, जिसका पेमेंट वो फ्यूचर में करेगा तो दायित्व हो जाता है। तो खर्च एक्सपेंडिचर क्या होता है, संपत्ति, माल, सेवा को प्राप्त करने में किया गया भुगतान या उत्पन्न एक दायित्व को एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर है। अब ये जो खर्च होता है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक जो खर्च होता है वो होता है आय को कमाने के लिए। आय कमाने मतलब जो आप रेवेन्यू, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं उसको जनरेट करने में, उसको कमाने में। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन की बात हो रही है कि अगर आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्च करेंगे, और दूसरा प्रकार का जो खर्च होता है वो संपत्ति को प्राप्त करने के लिए होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है कि जो भी खर्च अगर एक इकाई करता है तो दो ही पर्पज उसके होते हैं। एक तो ऐसा खर्च करेगा जिससे कि वो अपनी कमाई को प्राप्त करे, कमाई का आशय यहाँ पे रेवेन्यू है। दूसरा खर्च क्या है, जिससे वो संपत्ति प्राप्त करे, संपत्ति का प्रयोग करके वो भी कमाई करता है, और ये संपत्ति का प्रयोग दीर्घकाल तक चलता रहेगा। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आय को कमाने के लिए किया गया व्यय। अब आय को कमाने के लिए किया गया व्यय, नाम से पता चल रहा है, आय मतलब जो आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू को जनरेट करने में हमें काफ़ी खर्च करना पड़ता है। गुड्स का परचेज भी होता है, उसी में सैलरी भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवर्टीजमेंट, ये सारे एक्सपेंडिचर हमें करने पड़ते हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ आय को कमाने के लिए, तो ऐसे व्यय से लाभ भुगतान के समय ही मिल जाता है। अब आप पेमेंट कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल गया, जैसे आपका कैरेज हो गया, जैसे आपका वेजेज हो गया, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज हो गया, या फिर वह ये एक्सपेक्ट करता है इकाई कि ये एक फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप परचेज करते हैं, जब परचेज करते हैं तो ये तो हम एक्सपेक्टेशन करते ही करते हैं कि परचेज हमारा जो है
वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आज नहीं होगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, या विद इन द ईयर हमारा जो है वो परचेज सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 बातें इसमें आती हैं कि आप तुरंत भी उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या हम ये उम्मीद करते हैं कि विद इन द ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेंसेस किया गया है, एक्सपेंडिचर किया गया है, वो उसका बेनिफिट हमें उसी फाइनेंशियल ईयर में मिलने की उम्मीद होती है। ठीक है, ऐसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये थी बातें क्लियर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने इस पर एक टॉपिक बनाया है, एक वीडियो पीछे, आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे आज केवल एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस को समझने के लिए पहले आपको बिजनेस का नेचर और बिजनेस ने क्या एक्सपेंडिचर किया है, उस एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या होता है। तो पर्पस 2 बताया मैंने, एक तो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा होता है संपत्ति यानी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए एक्सपेंडिचर होता है। हम लोग पहले पार्ट पे डिस्कस करेंगे आज, जो कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया एक्सपेंस। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इसको और क्लियर करेंगे कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर कैसे होता है। जैसे सपोज करिए मैं परचेज ही कर ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है ये, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख, 10 लाख है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 10 लाख। अब इसमें से कह रहा है कि 80% ऑफ द गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल परचेज जो हुआ है वो है 10 लाख का। तो इसका मतलब जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस किया जाता है। वो रेवेन्यू को जनरेट यानी कमाने के लिए हम उसको व्यय कर देते हैं। तो हमने 10 लाख रुपए का खरीदा गुड्स, तो जाहिर सी बात इसी को बेच कर रेवेन्यू जनरेट करेंगे हम लोग। लेकिन गुड्स का सेल हुआ है केवल 80%। मतलब इसको हम अगर कैलकुलेट कर लें न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो 10 लाख का 80% कितना होता है, 10 लाख इंटू 80%, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज़। हमने क्या किया कि 8 लाख रुपीज़ को हमने सेल किया। तो जो टोटल पेमेंट किया मैंने, पेमेंट किया या पेबल हुआ, 2 में से एक ही होगा या दोनों भी हो सकता है। कुछ पेमेंट कर दिया, कुछ अभी हमारा पेमेंट रिमेन्स टू पेमेंट, मतलब लायबिलिटी हो सकता है। तो ये मेरा कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने इसको इसलिए दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो हमने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम मतलब उसका फ़ायदा ले लिया, उसको हमने बेच दिया, वो मेरा कहलाएगा एक्सपेंसेस। यही एक बारीकी इसको आपको समझना है कि एक्सपेंस क्या होता है, कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो विद इन द ईयर में कंज्यूम्ड हो गया है, मतलब उसका बेनिफिट आपने ले लिया है, वो नेक्स्ट ईयर में नहीं जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, आपने परचेज किया है गुड्स 10 लाख रुपीज़ का, लेकिन आपने सेल किया है ओनली 80% ऑफ द गुड्स, दैट इज़ 8 लाख रुपीज़। तो क्या अभी 8 लाख रुपीज़ का बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। आपको दोबारा फिर परचेज करना पड़ेगा, फिर उसको सेल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में जा कर के। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया गया खर्च है, लेकिन उस खर्च का कितना पोर्शन हमने एब्जॉर्ब कर लिया, या वो खर्च का पोर्शन एक्सपायर्ड हो गया विद इन द ईयर, जो एक्सपायर्ड होगा वही एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस का सीधा रेफरेंस होता है कॉस्ट के लिए, कि रेवेन्यू को जनरेट करने में टोटल मेरा कितना पैसा लगा। इतनी बातें क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में केवल एक
टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। अगर आप देखें तो खर्चा टोटल मेरे 10 लाख का हुआ है और ये 8 लाख का बेचा, 2 लाख नेक्स्ट ईयर बिकेगा, ये तो श्योर है बिकेगा क्योंकि एक साल में केवल 8 ही बिका। लेकिन 2 लाख का जो ब्रेकअप हुआ है वो एक पीरियड की वजह से हो गया है। अगर ये एक साल का समय हटा दें तो क्या दिक्कत है, 2 लाख का अगले साल बिक ही रहा है तो बिका तो मेरा 10 का 10 ही बिकेगा। लेकिन एक टाइम फ्रेम बीच में आ जाता है, नहीं, एक साल में जो बिकेगा वही मेरा एक्सपेंडिचर होगा, बाकी जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो टाइम फ्रेम यहाँ इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सपेंस को कहने के लिए टाइम के साथ उसे जोड़ना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना एक्सपेंस कंज्यूम हो गया या एक्सपायर्ड हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका ताकि और क्लियरिटी आ जाए। जैसे सपोज करिए एक टाइम फ्रेम में आप बना लेता हूं मैं, ये है अप्रैल टू मार्च, एक मिड पीरियड चूज कर लेते हैं हम लोग हैं जून का। यहाँ पे आपने इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस, बिजनेस में इंश्योरेंस होता रहता है, बहुत सारे थ्रेट होते हैं, बलगर्दी थ्रेट होता है, फायर का थ्रेट होता है, थेफ्ट का थ्रेट होता है, पिलफरेज का थ्रेट होता है, बहुत सारे थ्रेट होता है जिससे कि उनको लॉस होने की प्रॉबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पे किया उसने, इंश्योरेंस पेड हुआ है ₹1200। तो अब देखिए इंश्योरेंस एनुअल होता है, वो मंथ वाइज तो होता नहीं है। तो अगर जून में आपने इंश्योरेंस पे किया है तो इसका एक्सपायर कब होगा ये इंश्योरेंस आपका, 12 मंथ पर। तो जून का मतलब होता है अप्रैल, मई 31 को ये इंश्योरेंस एक्सपायर होगा। मीन्स ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी एंटिटी को 31 मई तक प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन पे इंश्योरेंस लिया गया है। अब यहाँ देखना है टाइम फ्रेम। मैंने कहा ना ऊपर देखा कि जो 10 लाख का परचेज था, 8 लाख का मैंने बोला कि इतना ही कंज्यूम किया। किस लिए बोला, क्योंकि वहाँ पे एक समय था, एक टाइम फ्रेम था, एक ईयर आ गया था। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी आना पड़ेगा ईयर को, यहाँ भी टाइम फ्रेम होगा। तो जून टू मार्च देखे तो 10 मंथ ही मेरा कंज्यूम हो रहा है ये सर्विस, 10 मंथ कंज्यूम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मंथ का अभी मेरे पास जो है ये एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर मेरा हो जा रहा है, एक्सपेंडिचर हुआ 1200, लेकिन एक्सपेंस कितना होगा, तो आपको यहाँ पे इसका थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। 1200 हुआ एनुअल, तो 1 मंथ का कितना हुआ 100, तो हमारा कितना मंथ कंज्यूम हुआ इस साल, 10 मंथ का, 10 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1000। तो 1000 होगा सर एक्सपेंसेज। मुझे लगता है थोड़ी क्लियरिटी आपको आई होगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू को जनरेट के लिए किया गया एक्सपेंडिचर, लेकिन कंज्यूम कितना किया। अगर मान लीजिए कि सैलरी पे किया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन सैलरी टोटल कंज्यूम हो जाएगा तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस का मतलब हुआ कि जब हम रेवेन्यू के कंपैरिजन में बात करेंगे कि मैं इतना रेवेन्यू अर्न किया तो उस अर्निंग के पीछे कितना खर्च किया, तब आप वर्ड बोलेंगे एक्सपेंसेज, ना कि बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। पहला पॉइंट होगा हम लोगों का एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज को ले लेते हैं पहले हम लोग। ये एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस के लिए क्या वर्ड आएगा इसमें, इसको नोट करें। एक वित्तीय वर्ष जिसको आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो स्टार्ट होता है अप्रैल और एंड होता है मार्च में। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर
में आगम, आगम को आप कमाई कह सकते हैं, या इसका टेक्निकल वर्ड है आगम, और इंग्लिश वर्ड इसके लिए आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू को कमाने में यानी इसको जनरेट करने में, सृजित, जनरेट करने में लगा कुल लागत, लगा कुल लागत। तो व्यय क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर में जो लागत लग चुका है सर। लगा मतलब क्या हुआ आपका? एक्सपायर्ड हो गया, कंज्यूम्ड हो गया, कंज्यूम्ड या एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड मतलब ये जो खर्च आपने किया वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। वो जो खर्च किया आपने वो रेवेन्यू के अगेंस्ट में वो एक्सपायर्ड हो गया, उसका बेनिफिट आपने ले लिया, वो आपका एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है। और एक्सपेंसेस का रिलेशनशिप किससे होता है? एक्सपेंसेस का रिलेशनशिप होता है इनकम स्टेटमेंट्स या पीएल से होता है। इतनी बात ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पीएल में जाएगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब कंज्यूम्ड हो जाता है तो वो एक्सपेंस हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो कंज्यूम हो गया तो रेवेन्यू को जनरेट करने में कंज्यूम हुआ। जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो उसी सैलरी को हम बोलेंगे एक्सपेंसेज। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें हम लोग। एग्जाम्पल में हम वेजेज ले सकते हैं, सैलरी ले सकते हैं, रेंट ले सकते हैं, परचेज ले सकते हैं, एट्सेट्रा। अब सेकंड ऑप्शन जो वर्ड इसका है वो है इसका हानि। तो बात करते हैं हानि का। हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस सभी जानते हैं लॉस क्या होता है। लॉस का मतलब होता है एक फाइनेंशियल थ्रेट। लॉस का मतलब होता है मेंटल स्ट्रेस। जब आपका कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लॉस कहते हैं। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका मोर देन इसका सेलिंग प्राइस। ये लॉस कई प्रकार से हो सकता है। ये लॉस आपका रेवेन्यू का लॉस भी हो सकता है जिसको नेगेटिव प्रॉफिट कहते हैं। ये लॉस आपका एसेट्स का भी हो सकता है। ये लॉस आपका गुड्स का भी हो सकता है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थ्रेट होता है। ओके। लॉस्ट इन ट्रांजिट भी हो सकता है। तो ये लॉस का सेंस यहाँ पे लिया गया है कि जब भी आपको किसी एसेट्स का या जब आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाता है कॉस्ट प्राइस से तो मेरा वो लॉस कहलाता है। तो मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो सकता है, लॉस ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है, एट्सेट्रा। ये सारे लॉस होते हैं। लॉस से क्या होता है कि हमारा एसेट्स डिक्रीज होता है, फाइनेंशियल थ्रेट होता है। ये लॉस की कैटेगरी में आता है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका वो है आय का। आय को हम कहते हैं इनकम, इसको रेवेन्यू भी कह लेते हैं हम लोग हैं। रेवेन्यू क्या होता है? वस्तु का मतलब यहाँ पे माल से है, गुड्स से, वस्तु या सेवा का विक्रय मूल्य।
सेलिंग प्राइस, ये क्या कहलाता है आपका, आय या आगम कहलाता है, आगम कहलाता है। इतनी बातें क्लियर है। आय सिंपल सा वर्ड है, जैसे कार का जो डीलर है वो कार को सेल करेगा तो उसका सेलिंग प्राइस उसके लिए रेवेन्यू हो जाएगा। बाइक का डीलर है तो बाइक को सेल करेगा तो उसके लिए रेवेन्यू होगा। गारमेंट का अगर बिजनेसमैन है तो गारमेंट को सेल करेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो उसका रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई एसेट्स बेच देगा तो वो उसका सेलिंग प्राइस रेवेन्यू नहीं होगा, वो दूसरी चीज़ होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पे देखना है कि जो आपका कोर बिजनेस है, जिसके लिए आपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, जिसके लिए आपने बिजनेस को फॉर्म किया है, उस आर्टिकल को, उस सर्विस को आप जब सेल करते हैं, जो उससे सेलिंग प्राइस आपको मिलने वाला होता है, वो आपका कहलाता है आय कहलाता है। ठीक है। और फाइनली है आपके पास वृद्धि। वृद्धि को गेन कहते हैं। गेन क्या होता है, ये कहता है कि जैसे कोई बिजनेस, एक सामान्य सा व्यक्ति भी क्या करता है, अगर कुछ उसके पास एक कोर अर्निंग का सोर्स होता है, जैसे वो सैलरीड पर्सन है या कोई बिजनेस ऑपरेट करता है, तो वो एक ही इनकम पर डिपेंड नहीं रहता है, वो कुछ ऐसे इनकम भी जनरेट करने की कोशिश करता है। प्लान तो करता नहीं है वो, जैसे कुछ जनरेशन हो जाता है। जैसे मैं कहूँ एक टीचर है अगर, तो उसका काम है टीचिंग करना, क्लास को मैनेज करना, एग्ज़ाम्स में अपीयर कराना बच्चों को। लेकिन कभी कभी उनके हाथ में कॉपी चेक करने की बात आती है कि आप चलिए, आपको कॉपी अलॉट किया तो आप कॉपी चेक करिए, या इनविजिलेटर भी बन के जा सकते हैं। तो ये उनके जो कोर बिजनेस है उसका पार्ट नहीं होता है, वो उनको अदर सोर्स की इनकम आती है। ठीक है। वैसे बिजनेसमैन भी सोचता है, वैसे बिजनेसमैन करता है कि जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, प्लान्ड वे में नहीं मिलती है, अचानक मिल जाती है, जैसे सपोज करिए कोई कंपनसेशन मिल जाए, जैसे हमारे कोई एसेट्स है वो कहीं पे ब्रेकडाउन होता है, उसको सेल कर देते हैं, उससे मिलता है। जैसे कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट किया है, प्लान नहीं है इन्वेस्टमेंट, जैसे सरप्लस पैसा है, हमने उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया कुछ समय के लिए, उससे हमको कोई बेनिफिट मिलता है, वो मेरा क्या है, गेन है। या हमारे पास वैकेंट लैंड पड़ी हुई है जिस पे हमको फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कराना है, लेकिन अभी उसके पास कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, फाइनेंस नहीं, फंड नहीं है, उसको कुछ समय के लिए उसने क्या किया, किसी को दे दिया, रेंट पर दे दिया, या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर दिया, उससे उसको पैसा मिल गया। ये सारे जो अदर इनकम होते हैं, प्लान वे में नहीं होगा, केयर करिएगा, वो सारे के सारे वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप। इकाई जो यूनिट है, एंटिटी है, इकाई के द्वारा अर्जित यानी कमाया जो है, इसको आप अर्नड कह लीजिए, अर्नड आय जो मुख्य व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त न हो, मुख्य व्यापारिक गतिविधि से प्राप्त न हो। अब ये मुख्य व्यापारिक गतिविधि क्या होता है, मैंने कहा कि आपका जिस पर्पस से बिजनेस को फॉर्मेशन किया गया है, या जिस पर्पस से आपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, वो अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो आपका बिजनेस एक्टिविटी होता है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एक्टिविटीज़ से आपको पैसा मिल जाता है, इनकम आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द गेन। और मैंने बताया ये गेन कैसे हो सकता है, ये एसेट्स के सेल से भी हो सकता है, कैजुअल इनकम से भी हो सकता है, और
और भी किसी प्रकार से इससे डिविडेंड पा सकते हैं, आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं इस पर, ठीक है। इन सारी चीज़ों से जो होता है वो आपका गेन कहलाता है। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो 4 बातें ही डिस्कस किया यहाँ पर हम लोगों ने। वो 4 बातें क्या डिस्कस किया हमने? एक तो हमने डिस्कस किया व्यय क्या होता है, दूसरा डिस्कस किया हानि क्या होता है, तीसरा आय क्या होता है, चौथा वृद्धि क्या होता है। मैं फिर से इसको स्कैन कर ले रहा हूँ तुरंत। व्यय क्या होता है? मैंने कहा कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी डिवाइड किया था मैंने कि जो कि रेवेन्यू को जनरेट करने में लगता है, दूसरा कैटेगरी डिवाइड किया था मैंने जो कि एसेट्स को एक्वायर करने में लगता है। एक रेवेन्यू को जनरेट करने में और एक एसेट को एक्वायर करने में। रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो पोर्शन आप कंज्यूम कर लेते हैं, ये देखा, जो आप कंज्यूम कर लेंगे वो एक्सपेंस कहलाएगा, और जो आप कंज्यूम नहीं किए वो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड होता है। टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, जो कंज्यूम कर लिया, जो एक्सपायर्ड हो गया विद इन द ईयर, टाइम फ्रेम आपको ध्यान देना होगा कि 1 साल का टाइम फ्रेम में जो एक्सपायर्ड हो गया वो एक्सपेंस होता है। जब भी हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो रेवेन्यू के रिगार्ड में बात करेंगे कि ये रेवेन्यू कमाने के लिए मैंने इतना एक्सपेंस किया, ठीक है। मैंने दूसरा एग्जांपल भी दिया था, इंश्योरेंस का दिया था कि जून में पेमेंट किया 12 मंथ के लिए, 1200 था, जिसमें से कंज्यूम कितना हुआ? कंज्यूम हुआ केवल 1000, तो 1000 एक्सपेंसेज हुआ और 1200 क्या हो गया पर आपका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेज और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्लैरिटी हमको लगता आ गया होगा। एक बार इसको आप रिवाइज करिएगा, इस वीडियो को दोबारा इसको देखिएगा तो आपको इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। फिर मैंने लॉस की बात किया। लॉस क्या होता है? लॉस देखेंगे जब भी क्या होता है, ये आपके कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जब कम होती है तो लॉस हो जाता है। कुछ एक्सीडेंटल लॉस होता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट्स, वो भी लॉस के कैटेगरी में आता है। और लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है जब आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कस किया इनकम। इनकम क्या होता है? जो एंटिटी का कोर बिजनेस होता है उसका सेलिंग प्राइस जो होता है वो उसका रेवेन्यू होता है। जैसे अगर गुड्स के आप ट्रेडर हैं तो गुड्स का सेलिंग प्राइस आपके लिए रेवेन्यू होगा। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो जो आपने सर्विस प्रोवाइड किया है अपने कंज्यूमर को या अपने कस्टमर को, उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका रेवेन्यू या इनकम होगा। गेन के बारे में बताया मैंने कि जो अदर सोर्स के जो कैजुअल इनकम आ जाती है, जैसे एसेट्स का ब्रेकडाउन हो गया, ख़राब हो गया, उसको बेच दिया, इन्वेस्टमेंट किया था शॉर्ट टर्म, उसे सेल कर दिया, वैकेंट लैंड है उस पर कोई हमने इनकम जनरेट किया, लेकिन ये प्लान्ड वे में नहीं होगा, वो सारे के सारे गेन्स के कैटेगरी में आते हैं। इसको देखिएगा, रिवाइज करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे इस पे व्हाट्सअप करिए 7376693702 पे, ये व्हाट्सअप नंबर है। राम राम फ्रेंड्स।